समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे। तो हेडिंग है हमारी यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है पहले उसके लिए जानेंगे। जिस समय पर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश किरण है उसका विरल माध्यम में अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है और ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से, मान लीजिए यहाँ पर हमारा सघन माध्यम था और इधर हमारा विरल माध्यम था। तो प्रकाश की किरण जो है हमारी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आएगी इस तरह से। तो यहाँ पर जो आपतन कोण का मान है स्मॉल आई, यह आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण के बराबर है तो ऐसी स्थिति में तो हमारा यहाँ पर जो कोण होता है अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते थे क्रांतिक कोण में। लेकिन अगर आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण आई बराबर सी से अगर ज्यादा हो जाए, ऐसे करके ऐसे हो जाए, जिस समय पर सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की जो किरण होगी ये हमारी इस दूसरे वाले विरल माध्यम में अपवर्तित नहीं होगी, बल्कि दूसरे माध्यम में जाएगी ही नहीं। ये हमारी सीधे से इसी माध्यम में यहाँ पृष्ठ से टकरा करके इस तरह से वापस लौट जाएगी। संपूर्ण प्रकाश ऐसे दूसरे माध्यम में न जा करके सीधे ऐसे करके पहले माध्यम में ही वापस लौट जाएगा और ये घटना हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। इसके लिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश किरण का विरल माध्यम में अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन
में। देखेंगे जरा इधर, ध्यान देंगे एक बार। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण का विरल माध्यम में अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। एक बात आपके लिए फिर समझ लीजिए कि हमारे पास में इस तरह से पृष्ठ था, सघन माध्यम था, विरल माध्यम था। तो सघन माध्यम में जब आपतन कोण का मान, ये आई का मान जब क्रांतिक कोण सी से अधिक हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रकाश किरण होगी, इस प्रकाश किरण का विरल माध्यम में अपवर्तन नहीं होगा, बल्कि ये प्रकाश किरण सीधे से इस पृष्ठ पर टकरा करके यहाँ से सघन माध्यम में ही पूरी तरह से वापस लौट जाएगी और इस घटना के लिए पूर्णांतरिक परावर्तन कहेंगे। तो जिस समय पर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो ऐसी स्थिति में प्रकाश किरण का विरल माध्यम में अपवर्तन नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही परावर्तित होकर वापस लौट जाएगा और ये घटना हमारी पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाएगी। अब पूर्णांतरिक परावर्तन होने के लिए कुछ नियम शर्त होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही प्रकाश आपतित हुआ और अपने आप से ही सीधे एकदम से पूर्णांतरिक परावर्तित हो गया, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसकी शर्तें होंगी। हैडिंग डालेंगे यहाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें होती हैं, सुन लेते हैं पहले। एक तो शर्त ये होती है कि जो प्रकाश है वो हमारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, सघन से विरल में जाना चाहिए। दूसरी बात कि सघन माध्यम में जो आपतन कोण का मान है वो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। मतलब बात वही आ गई कि जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाना चाहिए, तब हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमारे पास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें रहेंगी, तो इनको लिख लेते हैं। नंबर 1, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। नंबर 2, सघन माध्यम में आपतन कोण विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। देखेंगे शर्त में पहला नियम, पहली शर्त
कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने की संभावना रहेगी। दूसरी बात, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जिस समय पर ये दोनों शर्तें पूरी तरह से लागू होंगी उस समय पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। लेकिन दोनों में से अगर केवल एक लागू है दूसरी नहीं है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी। तो इस तरह से ये था हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के बहुत सारे हमारे उदाहरण होंगे, व्यवहारिक घटनाएं होंगी, जिनके लिए हम लोग एक एक करके समझेंगे। हेडिंग डालेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। अब उदाहरणों में एक एक करके समझते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, कांच में पड़ी दरार का चमकना। कांच में पड़ी दरार का चमकना। अब अगर कोई भी कांच होता है उसमें अगर कांच चटक जाता है तो जब दरार पड़ जाती है, तो कांच के चटकने पर जब दरार पड़ जाती है और उस दरार के लिए जब टेढ़ा करके देखते हैं तो टेढ़ा करके देखने पर जो दरार होती है वो हमारे लिए बहुत चमकती हुई दिखाई देती है। तो उसके चमकने का कारण क्या है? उसके चमकने का जो कारण है वो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। किस तरह से होता है? जिस समय पर हम कांच हो उसमें दरार पड़ी हुई, उस दरार को जब टेढ़ा करके ऐसे देखते हैं तो दरार को जब टेढ़ा करके देखा जाता है तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश है वो हमारा दरार पर जाकर के आपतित होता है और आपतित होने के बाद दरार में कांच के अंदर प्रवेश नहीं करता, बल्कि उस दरार के पृष्ठ से ही टकरा करके वापस देखने वालों की आंख पर या देखने वाले की आंख पर वापस आपतित हो जाता है। तो इस तरह से जो दरार होती है वो हमारे लिए चमकती हुई दिखाई देती है। फिर एक बार सुन लेते हैं कि कांच में पड़ी हुई जो दरार होती है उसके लिए जब टेढ़ा करके देखते हैं तो उसके चमकने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, और प्रकाश जब दरार पर पड़ता है तो दरार से टकरा करके मतलब दरार के पृष्ठ से टकरा करके वापस आंखों पर आपतित हो जाता है और दरार के अंदर प्रवेश नहीं करता है। इस वजह से हमें दरार वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन या परावर्तित प्रकाश की वजह से चमकती हुई दिखाई देती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा हमारा हीरे का अत्यंत चमकदार दिखाई देना। जो हीरा होता है वो बहुत ही ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। अब चमकदार होने के लिए ऐसा नहीं है कि हीरे में से कोई प्रकाश निकल रहा है, वो कोई सूर्य है जिसकी वजह से वो हमें बहुत चमकता दिखाई दे रहा है। हीरे का बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई देने का जो कारण होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही हीरा बहुत ही ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कैसे, उसको जानते हैं। जो हमारा हीरा है तो हीरा वायु में रखा होता है इस समय पर, तो हीरे और वायु के लिए जो हमारा आपतन कोण होता है या जो क्रांतिक कोण होता है उसका मान जो हमारा 24 डिग्री होता है। तो हीरे और वायु के लिए जो हमारा क्रांतिक कोण है वो 24 डिग्री होता है। तो जब विशेष प्रकार से जो कटा हुआ हीरा होता है, जिसके लिए हीरे का तराशना बोलते हैं, विशेष प्रकार से जो कटा हुआ हीरा है उसके सभी पृष्ठों से जो प्रकाश है वो अंदर प्रवेश करता है।
और अंदर प्रवेश करने के बाद बार बार अंदर पृष्ठों पर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता रहता है। फिर से सुन लेते हैं। हीरे वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान 24 डिग्री। तो विशेष प्रकाश से कटे हुए हीरे में प्रकाश सभी ओर से हीरे के अंदर प्रवेश करता है और अंदर प्रवेश करने के बाद अंदर सभी पृष्ठों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता रहता है। और जिस पृष्ठ पर आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम हो जाता है उसी पृष्ठ से प्रकाश हीरे से बाहर निकलता है। मतलब प्रवेश तो सब ओर से करेगा, लेकिन जिस पृष्ठ पर जो आपतन कोण का मान है वो 24 डिग्री से कम हो जाएगा उसी पृष्ठ से ही केवल प्रकाश बाहर निकलेगा। इस वजह से जो हीरा है हमें बहुत ही ज्यादा अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। फिर एक बात सुन लीजिए कि जो हमारा विशेष प्रकार से कटा हुआ हीरा होगा उस हीरे में प्रकाश सभी ओर से प्रवेश करेगा और प्रवेश करने के बाद अंदर सभी पृष्ठों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होगा और जिस पृष्ठ पर आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम हो जाएगा केवल उसी पृष्ठ से हीरे से प्रकाश बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से हमें हीरा बहुत ही ज्यादा चमकदार दिखाई देता है।